बिलालगंज मार्केट, जहां गाड़ियों और बाइक्स के सस्ते तरीन पार्ट्स मिलते हैं। क्या ये चोर बाजार है? बिलालगंज ना हो तो आपको रोड पे कोई गाड़ी नजर ना आए। पार्ट जेन्युइन मिलता है। बैटरी कंपनी दे रही है 27 लाख रुपए की, 3 लाख रुपए की ले जाए। जावेद साहब, हमें ये बताएं कि बिलालगंज 1960s या 1970s में कैसी थी और आज का दौर कैसा है। जब आपके बड़ों ने यहाँ पे दुकान ली थी, उस वक्त के बिलालगंज में और आज के बिलालगंज में क्या फ़र्क है? उस वक़्त ये सिर्फ एक मैदान सा था, कच्चा सा, बाहर जो सा वो खेत थे और ये शालमी से इसको इधर ट्रांसफ़र किया गया था। यानी कि ये कंक्रीट वगैरह की दुकानें नहीं थी? नहीं, बिल्कुल कच्ची दुकानें थी। बाहर वो चीखों के जनाब आगे पर्दे लगते थे। तो ये तो तकरीबन जाकर 1970 या 71 में ये मार्केट जो सी ने डेवलप हुई है। पक्की इमारत बनी है, दुकानें पक्की हुई हैं। नक्शा इसका गवर्नमेंट ने दिया था और बनाई, जो ओनर थे उन्होंने ख़ुद तामीर खुद की थी। उन्होंने नक्शे के तहत पूरी मार्केट एक नक्शे पे थी। अच्छा जावेद साहब, हमें ये बताएं कि 1970 और 1980 में ना स्पेयर पार्ट्स की इंपोर्ट का रुझान इतना ज़्यादा था और ना ही फैसिलिटीज़ थी इतनी ज़्यादा। तो उस वक्त अगर आपके पास गाड़ियों का कोई पार्ट लेने आता था तो वो पार्ट्स आप सोर्स कैसे करते थे? उस वक़्त गाड़ियाँ भी फिंगर टिप्स पे थी। कुछ गाड़ियाँ थी पूरे पाकिस्तान में या लाहौर में, आप कह लें चंद गाड़ियाँ होती थी, वो फिंगर टिप्स पे थी। पता होता थी इस इलाके में इतनी गाड़ियाँ हैं, तो वो जो उनका सामान भी, उनकी भी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती थी। मजबूत गाड़ियाँ थी वो उस वक़्त। और कोई एक आधी गाड़ी वो पुरानी को अगर वो एक्सीडेंट हो जाती थी या वो स्क्रैप होकर आगे टूट जाती थी, उसका पार्ट संभाल लेते थे। उसी के पार्ट से वो जो है ना, वो उसको हम अपना मैनेज करके रख लेते थे। वही कस्टमर आते थे तो उसी में वो बस गुजारा हो जाता था। स्क्रैप की जो गाड़ी आती थी उसमें से आप पार्ट्स रिकवर करते थे, उनको रिफैब करते थे और आगे फिर कस्टमर को सेल। ऐसे ही बिल्कुल इसी तरह ही है। ठीक है। अच्छा, बिलालगंज के बारे में ना एक मिथ बहुत मशहूर है मार्केट के अंदर कि अगर आप बिलालगंज अपनी गाड़ी लेके आते हो तो वो शाम को किसी दुकान पे उसके पार्ट्स खुले हुए मिल रहे होते हैं। ऐसा, इसमें कितनी सच्चाई है, इसके बारे में ऑडियंस को अवेयर? ये जैसे आजकल हर चीज़ यूट्यूब पे फेक भी आ रही है, ये एक तख़य्युल है बस। इसका अगर आप कहें फिज़िकली एक भी आप इसका वो ले आएँ गवा के या मेरी गाड़ी के साथ ऐसे हुआ है, तो फिर आप बात करें कि ये ऐसा हो सकता है। ये सब जो जिसका दिल करता है वो कहानी स्टोरी बना लेता है। यहाँ तो गाड़ी जो पुरानी आके टूटती भी हैं, उनके बाकायदा डॉक्यूमेंट्स यूनियन के दफ्तर में जमा कराए जाते हैं। उनके डॉक्यूमेंट्स लिए जाते हैं, वो उसका स्टाम्प पेपर होता है, मालिक की फ़ोटो कापी होती है जो पुरानी गाड़ी टूटती है। यानी कि एक एक पार्ट आपका रिकॉर्ड में रजिस्टर्ड होता है। हाँ जी, वो पूरी गाड़ी जब टूटेगी तो जाहिर सी बात है वो उसके प्रूफ होगा कि ये गाड़ी है। और पुरानी गाड़ी टूटती है, दूसरी नई गाड़ी का जो है वो तो अब सामान सारा इंपोर्ट होता है। अब वो क्योंकि पहले एक वो जो हालात थे तो लोग कहते थे अच्छा पुराना सामान है, इसे साफ ठीक करके हम रख लेंगे। मैकेनिक भी मेहनती थे, डेंटर भी मेहनती थे। अब जो कहते हैं वो लोग, कस्टमर भी कहते हैं मुझे वो ऐसी चीज़ मिले कोई मैं ले जाऊँ और बस जाके फिट कर दूँ। मैकेनिक की भी कोशिश यही होती है कि मुझे ऐसा सामान आ जाए, मुझे कुछ ना करना पड़े, बस मैं बोल्ट लगाऊँ और मैं फिट करके बोल्ट टू बोल्ट फिटिंग हो जाए। अच्छा जावेद साहब, एक बात बताएं, बिलालगंज तो मैं पूरी घूमा और मैंने यहाँ पे देखा है कि लोकल पार्ट्स की तो यहाँ पे बारिश है। ठीक है, जो लोकली मैन्युफैक्चर्ड कार्स हैं, हर तरह का सामान मिलता है। अब जो मार्केट में गाड़ियाँ आ रही हैं, चाइनीज़ गाड़ियाँ आ रही हैं या फिर अमेरिकन गाड़ियाँ जो इम्पोर्ट हो रही हैं, उनके पार्ट्स भी अवेलेबल होते हैं बिलालगंज में? नहीं, तकरीबन ना होने के बराबर, क्योंकि यहाँ इंपोर्ट जितनी हो रही है ना वो सब जापान से हो रही है या जापानी सामान की हो रही है। चाइनीज़ सामान की तरफ अभी जो है ना, क्यों पुरानी गाड़ियाँ चाइनीज़ में वहाँ से आनी शुरू नहीं हुई। अभी से नया वहाँ से जो आता है वो नए सामान आता है, वो नए पार्ट्स में, वो भी बहुत कम मिकदार में। यहाँ पे गाड़ी के बम्पर से लेके गाड़ी के हॉर्न तक सारा सामान अवेलेबल है। तो आप ये अभी भी गाड़ियों में से ही निकालते हैं, सोर्स करते हैं, या प्रॉपर जापान जाते हैं या फिर कहीं और किसी कंट्री जाके इन पार्ट्स को सोर्स करते हैं? नहीं, ये पार्ट जितने आप देख रहे हैं सब इम्पोर्ट हुए हुए हैं। एज इट इज़ ही इम्पोर्ट होते हैं वहाँ से, क्योंकि गाड़ी का अब अगला हिस्सा नोस्कट आ जाती है, डोर्स आ जाते हैं, रूफ हो गया, फेंडर हो गया, इंजन, ये सब चीज़ें बाहर से इम्पोर्ट हो रही हैं। पाकिस्तान में ना लेबर की कमी है, ना क्राफ्टमैनशिप की कमी है, फिर भी हम अपना पार्ट खुद प्रोड्यूस और मैन्युफैक्चर क्यों नहीं कर पाते? वो देखें, एक तो इसमें गवर्नमेंट की तरफ से सहूलत नहीं है कि कोई लोन मिल जाए किसी को, अगर वो फैक्ट्री लगा ले, और बल्कि अगर वो कोई लगा भी लेता है तो वो इतनी एजेंसियाँ आ जाती हैं कि ये फ़लाना डॉक्यूमेंट नहीं है, फ़लाना आपके पास ये उसका लाइसेंस नहीं, फ़लानी चीज़ का नहीं है, वो तो फिर और ये यानी कि यहाँ फिर उनको डिसपॉइंट हो जाता है।
मैन्युफैक्चर। और अगर कुछ लोग बनाते भी हैं चीज़, अगर तो अच्छी बना लेते हैं बहुत चलती है, लेकिन अक्सर यहाँ पे मैन्युफैक्चर भी जब चीज़ बनाते हैं तो उसको क्वालिटी को ऐसा ऐसा बेहतर करने के बजाय ना कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। उसमें कंप्रोमाइज़ करते हैं, उसकी जो सी है ना क्वालिटी को कम कर देते हैं अपने उसकी कॉस्ट कम करने के लिए। इसकी वजह से सप्लाई और डिमांड दोनों खत्म हो जाती हाँ, जिसकी वजह से फिर लोग पसंद नहीं करते कि यहाँ पे एक पेज भी लेना होता है तो लोग कहते हैं यार हमें ये वलायती मिल जाए, है। जापानीज मिल जाए या ताइवान का मिल जाए। हाँ जी, यानी इम्पोर्टेड मिल जाए। तो ये वजह है। हालांकि ये इतनी इतनी बड़ी मशीनरी बन सकती है। एक ज़माना था पीको पाकिस्तानी थी, बीको थी, पूरी दुनिया में वो जनाब उनका कोई म्यार था, पूरी दुनिया में बीको के जो है ना टूल्स वगैरह चलते थे, लेथ मशीनें और जनरेटर उनके वो सब पूरी दुनिया में जाते थे, खराद मशीनें, लेकिन क्योंकि उनका एक म्यार था। जब आप कोई भी पार्ट ले लेते हैं, ठीक है, उसको ख़रीद लेते हैं, तो उसकी सेग्रीगेशन पाकिस्तान में आने के बाद कैसे करते हैं कि ये पार्ट ठीक है नहीं है, ये पार्ट कितने का होना चाहिए, ये किस तरह सेग्रीगेट करते हैं? ये सेग्रीगेशन यहाँ आकर नहीं होती, ये जब वहाँ हम ख़रीदारी कर रहे होते हैं ना तो वहाँ हम देख लेते हैं, ऑन द स्पॉट चेक करते हैं आप? स्पॉट चेक करके वहाँ से चेक करके वहाँ से ख़रीदारी करते हैं। वहीं से हम देख लेते हैं हमारी इसकी कॉस्ट कितनी है, कितने डॉलर में हमने ख़रीदा है और कितना अप्रॉक्सीमेटली कितना खर्चा आ जाएगा, तो हमें ये कितने की कॉस्ट करेगी। डॉलर की फ्लक्चुएशन का इंपोर्ट के ऊपर कितना फ़र्क पड़ता है? डिपेंड ही डॉलर पे करता है ये, क्योंकि यहाँ से जब जाना है, यहाँ से वहाँ से जब ख़रीदारी करनी है डॉलर्स में करनी है, वहाँ फ्रेट जो हमने पे करना है वो डॉलर्स में करना है। उसके बाद यहाँ के जो ड्यूटी होती है वो भी डॉलर से कन्वर्ट होती है इस पे। सर हमें ये बताएं कि बिलालगंज मशहूर है लोकल गाड़ियों के पार्ट्स के मुतालिक। आपके पास मैं देख रहा हूँ कि हाई एंड लग्जरी कार्स और क्रॉसओवर्स के भी पार्ट्स मौजूद हैं, जैसे हेवल के मौजूद हैं, एमजी के मौजूद हैं, तो इनको कैसे इंपोर्ट करते हैं? गाड़ी हैं, इसके अलावा और भी गाड़ी हैं मेरे पास, डीजल भी है मेरे पास, हैवल के तमाम वैरायटी है। आप जस्ट लाइक ये नीचे बैटरी पड़ी है, आप लोग ये बैटरी कंपनी दे रही है 27 लाख रुपए की, आप मेरे से ये 3 लाख रुपए की ले जाएं। ऐसा कैसे पॉसिबल है? 90% टू 80% प्राइस कैसे डिफरेंस आ जाता है? जो बाइट होता है, बाइट जो जितनी भी गाड़ी होती हैं जब वो हिट होती हैं, जब वो टोटल लॉस हो जाती हैं, वो इजीली हमें ऑक्शन से मिल जाती हैं। वो हम उसे बाय करते हैं, ख़रीदते हैं, उसके बाद हम लोग उसे अपने यार्ड में, हमारा ऑलरेडी सेटअप बाय है, उसे यार्ड में लेके जाते हैं, वहाँ पे फिर उसकी कटाई करवाते हैं, जो चीज़ हमें चाहिए होती है वो कटा के वो पार्ट्स हम अपने कंटेनर में एक 40 फीट कंटेनर फिट करके उसमें फिल करके भेज देते हैं, यहाँ पे ले आते हैं और कस्टम ड्यूटी पे करके ले आते हैं यहाँ पे। थ्रू प्रॉपर चैनल पार्ट आ रहा है, उसकी प्रॉपर वारंटी है, सामान को सेग्रीगेट किया जाता है। नए से ज़्यादा अच्छा होता है, वो ए प्लस कॉपी होती है जो आपको कंपनियाँ देती हैं, ये हमारा जेन्युइन पार्ट्स होते हैं यहाँ पे। बिलालगंज की मार्केट की लोकल मार्केट में और गाड़ियों के अंदर कितनी अहमियत है? अगर बिलालगंज यहाँ से ख़त्म हो जाए तो रोड्स पे गाड़ियाँ नज़र आएंगी? भाई गाड़ी कोई नहीं लेगा, नहीं, आपको वही लोकल गाड़ियाँ चलेंगी, जो अल्लाह ना करे कोई एक्सीडेंट हो जाए तो बंदा नहीं बचता। ये बिलालगंज ना हो तो आपको रोड पे कोई नए मॉडल की गाड़ी नज़र ना आए। वेल ऑन द अदर हैंड, अब इस मार्केट के डायनामिक्स इतने चेंज हो चुके हैं कि यहाँ पे सिर्फ आपको छोटे मोटे पार्ट्स, हॉर्न एंड लाइट्स नहीं, बल्कि पूरी पूरी एक आधी कटी हुई गाड़ी भी मिल जाती है। तो ये है आज का बिलालगंज। हाफ कट पीसेस को इंपोर्ट करने के पीछे क्या रीज़न है? इसका रीज़न बहुत सिंपल है। एज इन मेजॉरिटी जो हमारे क्लाइंट हैं यहाँ पे, उनको जब उनकी गाड़ी हिट होती है तो उनको दे नीड लाइक लॉट्स ऑफ पार्ट्स, फ्रंट टोटल उनका उड़ जाता है, तो उस वजह से दे नीड लाइक हेडलाइट्स, बम्पर, बॉनेट्स और रेडिएटर कंडेंसर, लाइक एज इन कंप्लीट फ्रंट का पार्ट्स होते हैं सारे। तो उसके लिए इनको जब पार्ट्स चाहिए होते हैं तो वो हम लोग कॉन्टैक्ट करते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फिर हमें उनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी पड़ती है। इसलिए आप पूरा पीस ही फ्रंट का अपने पास मंगवा के रखते हैं? हम पूरा पीस मंगवा लेते हैं और यहाँ पे भी जो रिक्वायरमेंट होती है एज इन क्लाइंट की जो डिमांड होती है, हम उसके अकॉर्डिंग उनको चीज़ सप्लाई एज इन वो प्रोवाइड करते हैं। अच्छा कबीर भाई, ये बताएं कि यही सेम पार्ट्स अगर हम डीलरशिप से बाय करते हैं, फॉर सपोज मेरे पीछे ये किया खड़ी हुई है, इसकी हेडलाइट्स अगर मैं डीलरशिप से बाय करता हूँ तो मुझे कितने की पड़ेंगी, और अगर मैं आपसे परचेज करता हूँ तब मुझे कितने की पड़ेंगी? मार्केट में डिफरेंस क्या है बिलालगंज की और डीलरशिप में? किया की अगर आप फर्स्ट करें, लेट्स सपोज लाइक आप किया स्टॉनिक की हेडलाइट कंपनी से पता करते हैं, तो सबसे पहली बात जो उनकी एक आई थिंक आई विल कॉल दैट उनका एक ड्रॉबैक है, उनके पास पार्ट्स राइट अवे नहीं है, रेडीली अवेलेबल नहीं होते। तो फिर आपको वहाँ पे उनकी लाइक पार्ट्स के लिए एक तो वेट भी करना पड़ता है, बुकिंग करवानी पड़ती है, एंड यू विल गेट दैट पार्ट लाइक आफ्टर मे बी लाइक 2-3 वीक्स और लाइक समथिंग मोर देन दैट। और आजकल जो हालात जा रहे हैं,
लाइक वॉर्स टाइम का वॉर सीजन चल रहा है काइंड ऑफ, इंपोर्ट वगैरह में भी डिस्टर्बेंस काफ़ी क्रिएट हुई है। तो हुई भी उस वजह से फिर आप लोगों को ये चीज़ें वहाँ पे मिलना मुश्किल होती है क्योंकि इंपोर्ट डिस्टर्ब हुई हुई है। तो फिर राइट अवे ये लोग यहाँ से आके लेते हैं, उनको रेडिली चीज़ मिल जाती है। और दूसरी बात यहाँ पे एक्सपेंसिव नहीं है, एज इन वहाँ पे दे आर चार्जिंग सो मच फॉर अ हेडलाइट, और यहाँ पे उसके कंपैरिजन किया जाए तो मेरे ख्याल से अच्छा खासा डिफरेंस होता है। अच्छा कबीर भाई, आपके पास अगर कोई क्लाइंट आता है और वो कहता है कि मेरी गाड़ी टोटली एक्सीडेंटल है, फ्रंट बोनेट भी डैमेज हो गया है और बैक से मेरी ट्रंक वगैरह भी डैमेज हो गई है, तो उसको किस तरह आप एंटरटेन करते हैं? अच्छा, उनके लिए हम लोगों के पास पार्ट्स ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं सारे, लाइक स्टॉक में होता है सामान, और हम लोग मेजरली एज एन एक्सीडेंट जो गाड़ियाँ होती हैं उन्हीं को क्लाइंट्स को हम डील कर रहे हैं। हमारा लाइन मेन फोकस जो होता है उन्हीं की तरफ होता है, उसमें हम लोगों के पास पार्ट्स सारे अवेलेबल होते हैं राइट अवे। और फिर इस टाइम पे जब कंपनी से लोग कंपैरिजन करते हैं, लाइक जब गाड़ी हिट होती है और कंपनी जाके अपनी एस्टीमेट वगैरह लेते हैं, और उसके बाद जब हम लोग के पास आते हैं तो फिर अच्छा खासा डिफरेंस होता है। उस डिफरेंस की वजह से वो लोग फिर हम लोगों से पार्ट्स लेते हैं, और पार्ट्स लेते भी जेन्युइन है, उनको मिलते भी जेन्युइन है, और उसके बाद राइट अवे भी मिल जाते हैं उनको वेटिंग के एज और मार्केट से एक बहुत ही कम प्राइस पे भी मिलता है। प्राइस का डिफरेंस होता है, वो तो एक अंडरस्टूड सी बात है। एज इन बिलालगंज में कोई भी बंदा आता है उसको पार्ट जेन्युइन मिलता है, और उसके बाद आपको सस्ता भी मिलता है, एज इन इट्स नॉट दैट एक्सपेंसिव जिस तरह कंपनीज के अंदर वो लोग चार्ज कर रहे हैं।